तो कल हमने मगध राज्य का उत्कर्ष के बारे में बताया था आपको कि बिंबिसार बिंबिसार का की हत्या किसने कर दी थी। इसके पुत्र बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उदयन ने। उदयन को किस नाम से जानते थे? कुण के नाम से भी जानते थे। और बिंबिसार जो था हरेक वंश का अंतिम राजा कौन था? हम्म बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ, याद रखना। तो इस प्रकार से हमने बताया था। इसे एक बार अगर रिवीजन करो तो करा सकते हैं। इसे इसमें लिखा था हमने मगध राज्य के उत्कर्ष में मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। हरेक वंश इसमें आ गया। फिर उसका संस्थापक बिंबिसार बना। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उसके पुत्र उदयन ने कर दी। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और उदयन भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था। हरेक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। कौन था? नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने क्या कर दी थी? उसको गद्दी से हटा दिया। और किस वंश की स्थापना कर दी? शिशुनाग ने अपनी शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। फिर इसमें बताया था आपको कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। और यहीं पर अंतिम शासक जो नंद वंश का बना वो घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद सिकंदर पढ़ाया था। और वहीं पर छूटा हुआ था मौर्य साम्राज्य, उसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक, बताया था मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना। इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य जी का। और इन्होंने घनानंद को हराकर क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी या नींव रखी थी। अब घनानंद को हराने में महत्वपूर्ण योगदान चाणक्य का रहा, जिसे कौटिल्य को या विष्णुगुप्त को। फिर आगे चलकर ये इनके शासनकाल में प्रधानमंत्री बना चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसने मदद कब की थी? 322 ईसा पूर्व में युद्ध में मदद की थी। ठीक, फिर क्या हुआ? यह जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। और जैन धर्म के गुरु थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक, फिर हुआ अंतिम समय में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के इन्होंने श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए उपवास के दौरान। ठीक, फिर चंद्रगुप्त को सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त ने किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। अब सेल्यूकस जब निकेटर को हरा दिया इन्होंने, तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। 4 प्रांतों को दान में दिया, जैसे काबुल हो गया, कांधार, हैरात और मकरान जो थे, ये सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दान में दिए या दहेज में दिए। फिर क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज था, जिसकी किताब कौन सी है? इंडिका। इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख है, याद रखना। यह इसके दरबार में ही रहने लगा। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही। फिर क्या हुआ? जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान। फिर इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार। इसका बेटा कौन था? बिंदुसार। तो पहले आता है आपका कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार। फिर उसका उत्तराधिकारी आएगा अशोक। ठीक, 3 लोग हैं, याद रखना मौर्य साम्राज्य में। जब बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठा, इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। यह आजीवक संप्रदाय का क्या था? मानता था। जो बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय को मानता था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को मानता था। ठीक, फिर इसके शासनकाल में बहुत बड़ी घटना हुई थी तक्षशिला में। कहाँ? तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, बड़े बड़े विद्रोह। उनको दबाने के लिए इसने इसके 2 बेटे थे, एक सुसीम था और दूसरा अशोक था। तो दोनों को भेजा था तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए। सुसीम इसमें नाकाम रहा, अशोक को इसमें कामयाबी हासिल हुई थी। ठीक, फिर एथनियस के अनुसार एक कथन है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से इसने मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक को मांगा था। ठीक, तो बौद्ध विद्वान एक थे तारानाथ, उनके समय में बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया। ठीक, कितने का? 16 राज्यों। फिर से देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य,
जन्म 345 ईसा पूर्व में। घनानंद को इसने हराया था। अब घनानंद को हराने में चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य सब एक ही नाम है, इन्होंने मदद की थी, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में बनाया था। और इन्होंने चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह इनके साथ किया। 4 प्रांत इनको दिए, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दिए। एक राजदूत जो मेगस्थनीजा, वो भी इनके दरबार में रहने लगा। मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में उपदेश के दौरान हुई थी। उसी समय इनका पुत्र बिंदुसार इनका उत्तराधिकारी बना और राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जानते हैं। यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। फिर शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, तो इन्होंने अपने बेटे सुसीम और अशोक को भेजा था। ठीक। फिर एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक की मांग की। बौद्ध एक विद्वान थे तारानाथ, इन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का एक विजेता बताया था। ठीक। अब बात करते हैं, देखिए पहला हो गया मौर्य साम्राज्य का, पहला हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार। अब आते हैं अशोक की बात करते हैं। किसकी? अशोक। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभद्रांगी था। क्या था? शुभद्रांगी। याद रखना, ये पूछा जा चुका है। फिर यह बौद्ध धर्म को मानता था और उपगुप्त से इन्हें, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनसे अशोक ने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक। अब बात करते हैं बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। कौन हुआ? अशोक महान हुआ। सुसीम था, लेकिन सुसीम को नहीं बना, महान अशोक बन गया। ठीक। फिर यह जब उत्तराधिकारी बना तो यह अवंती का क्या था? राज्यपाल था। ठीक। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किसमें? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसके हैं? अशोक के हैं। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिला? अशोक मिला। ठीक। फिर पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। इसके इसने का जब राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष बाद, मतलब 261 ईसा पूर्व में, इसने कलिंग पर आक्रमण किया और उस समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। तो और इसका महत्वपूर्ण एक था, ये भी पूछा गया था, आजीविकों को रहने के लिए इसने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई थी। कितनी? 4 बराबर की पहाड़ियों में। कौन कौन सी थी? कर्ज थी, चौपाड़ थी, सुदामा थी और विश्व झोपड़ी। ये 4 प्रकार की झोपड़ियां बनाई थी पहाड़ियों पर। फिर क्या है, अशोक जो था इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री, पुत्र कौन था? महेंद्र, और पुत्री कौन थी? संघमित्रा, दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, याद रखना। फिर इसने ही, इसके शासनकाल से ही शिलालेख प्रचलन शुरू हुआ। शिलालेखों का प्रचलन शुरू हुआ और इसने ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाई भाषा में शिलालेख प्राप्त हुए अशोक के शासनकाल में ही। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के थे। शिलालेख 14 थे, स्तंभलेख 7 थे और गुहालेख थे। ठीक। तो शिलालेख 14 थे और स्तंभलेख 7 थे और गुहालेख थे। ठीक। अब अशोक को ही शिला लेखों की खोज किसने की थी? 1750 में पादेत्री फैंथलर ने की थी। किसने थी? पादेत्री फैंथलर ने की थी। लेकिन सबसे पहले पढ़े किसने थे इसके शिलालेख? 1837 में जेम्स प्रिंसप ने। किसने? जेम्स प्रिंसप ने। अब बात करते हैं इसके 14 जो थे वो पूछा जाता है, कौन कौन से थे 14? तो पहला शिलालेख जो था उसमें पशुबल की निंदा की गई थी। किसकी? पशुबल की निंदा की गई थी। और दूसरे अभिलेख में मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी बात कही गई थी। तो पहले में पशुबल की निंदा, दूसरे में मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना, तीसरे में क्या था? हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर अधिकारी जाएंगे और जनता की समस्याओं का निवारण करेंगे। चौथे शिलालेख में क्या था? इस अभिलेख में वेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। ठीक। 5वें में क्या था? इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई थी। 6ठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। 7वें में कहा था कि तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। 7वें और 8वें में तीर्थ यात्राएं हो गई। ठीक। 9वां इंपॉर्टेंट था, इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। 10वें में क्या था? इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे और कार्य करेंगे। 11वां शिलालेख कौन था? इसमें धम्म की व्याख्या की गई थी। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के समान की बात कही गई थी। 13वां में पता है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, इसी से इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने युद्ध ना करने की बात कही।
14वां अंतिम शिलालेख था। इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया। ठीक, अशोक के स्तंभ लेख जो थे 7 हैं। स्तंभ लेख कितने हैं? 7। और शिलालेख कितने? 14। शिलालेख आपको बता दिए, स्तंभ लेख इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पता है प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ठीक, यह इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। प्रयाग स्तंभ कहाँ है? प्रयाग किसे कहते हैं? इलाहाबाद को। तो कौशाम्बी से इसने प्रयाग में स्थापित करा अकबर ने। फिर दिल्ली टोपरा था, तो यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। ठीक, फिर दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली लाया। तो दिल्ली टोपरा दिल्ली में आया, टोपरा से, और दिल्ली मेरठ, मेरठ से दिल्ली आया, फिरोज शाह तुगलक लाया। ठीक, फिर अगला था चौथा रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। लोरिया अरेराज अब एक क्या था? स्तंभ लेख था, ये चंपारण बिहार में है। कहाँ है? चंपारण बिहार में। अब अंतिम था लोरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में ये भी था। इस पर मोर का चित्र अंकित था या बना हुआ था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदेही था। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। किसमें? जो लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान रुमनदेही जो था। ठीक, अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। 7वां कौन सा है? सबसे लंबा है। तो इस प्रकार से ये इनके 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख आपको करवा दिए। ठीक, अब ये आपका हो गया। जैसे आगे अगर बात करेंगे तो इसमें ये बता, सरकारी भूमि को सीता कहा जाता है। बिना वर्षा के अच्छी भूमि होती है उसे आदेव मात्रा कहा जाता है। और मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था इंडिका में। दार्शनिक हो गया, किसान हो गया, हीर हो गया, कारीगर हो गया, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, इतने लोग थे। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका, अच्छा हाँ, मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण का अधिकारी कौन था? जो रास्ता बनाता था उसे एग्रोनोमाई कहा जाता था। ठीक, ये हो गया। अब इसमें एक अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया था। क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष। तो ये आपका हो गया, मौर्य साम्राज्य पूरा कंप्लीट हो गया। ब्राह्मण साम्राज्य की अगर बात करें तो इसमें इससे स्थापना पूछी जाती है, ये आपको कल बता देंगे। ब्राह्मण साम्राज्य, फिर भारत के यवन राज्य, फिर शक, फिर कुषाण, फिर गुप्त साम्राज्य, फिर आपका आ जाएगा पुष्यभूति वंश। इनके सिर्फ वो बताएंगे, इस प्रथम शासक और अंतिम शासक यही पूछते हैं। ठीक, फिर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश बताएंगे। इसके बाद आपके एंशिएंट कंप्लीट होके फिर आपकी मॉडर्न करवा दें फटाफट। ये अब समय बिल्कुल नहीं रहा, जितना सब रिवीजन करते रहे। ठीक, अधिक से। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।